हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखते जाएंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो ये हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव की हमें गणना करनी है। अगर बच्चों हमने जो पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हमने ध्यान से देखा है तो इसको हम बड़े ही आसानी से तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति है बिल्कुल उसी तरह से आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, माना ये हमारे पास माना ए बी, ये ए और ये बिंदु क्या है आपका बी। ए बी एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी आपकी 12 है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और ये इसका मध्य बिंदु क्या है आपका ओ है। ये मध्य बिंदु क्या है आपका ओ है। अब इस मध्य बिंदु से जो आपकी द्विध्रुव है थीटा कोण बनाते हुए स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहां से थीटा कोण बना रहे हैं, ये मान के चलें ये थीटा कोण है और यहां पर ये बिंदु क्या है आपका कोई पी बिंदु है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब ये जो थीटा कोण लिया है ये हमने ना तो अक्षीय स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में, मतलब विद्युत द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाते हुए। तो हम क्या करते हैं, इसको ये दूरी कितनी हमारी आर है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं इससे। सपोज ये जो डिस्टेंस है AP ये कितना है आपका R1 और ज्वाइन करते हैं इसको, ये सपोज डिस्टेंस आपका R2। सारा जो मेन काम है ध्यान रखना है वो R1 और R2 पे ही हमें मेहनत करनी है। लेकिन उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस या प्लस क्यू आवेश लिखते हैं। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है V बराबर KQ अपॉन R। तो यहां पर क्या हो जाएगा इसके लिए V1 और यहां पर KQ अपॉन कितना यहां पे R2 और ये बन गई इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसमें भी आप लगा सकते हैं कारण यहां पे बिंदु P पर लिख सकते हैं, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव। अब यहां से क्या था, ये दूरी कितनी थी आपकी R2 थी। अब ऐसे क्या हो जाएगा हमारा V2 इक्वल्स टू K। अब देखिए यहां पर जब भी विभव को लेते हैं हम तो आवेश सहित लेते हैं, मतलब माइनस आवेश है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लेके चलते हैं। तो यहां पर माइनस क्यों लेके चलेंगे और यहां पर ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी R1। तो आप इसमें यहां पे क्या ले सकते हैं माइनस और ये इक्वेशन बन गया आपका 2। अब मुझे क्या करना है, बिंदु P पर कुल विभव निकालना है। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव की हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो कुल विभव कितना होगा, तो दोनों जो विभव में आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो V1 और V2 में K और Q दोनों में क्या है आपके कॉमन है। तो K और Q को K Q और K Q मैं बाहर लिख रहा हूँ, कॉमन एक साथ ले रहा हूँ यहाँ पे K Q। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो लिखा हुआ है जो बाकी बचा 1/R2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/R2। यहाँ पे माइनस है क्योंकि प्लस की जगह माइनस आ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे कितना बना 1/R1। तो ये आ गया 1/R1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे कितना आ गया आपका R1
R2। अब R2 से हम जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये बनेगा R1 और ये बन जाएगा आपका R2 और ये बन गया आपका V, समीकरण नंबर 3। अब जो मेन काम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, R1 की वैल्यू निकालनी है और R2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये दूरी ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और इस दूरी को अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए वापस से आपको जाना पड़ेगा डायग्राम पे। अब अगर आप इनको देखने लगें तो ये आप जानते हैं ये L है। अब अगर आप इसको देखें तो ये अगर AP और आप ये जो मिड पॉइंट है आपका OP, इसके आप कंपैरिजन करें तो आपको दिखाई देगा कि AP क्या है, बहुत बड़ी है OP से। तो हमें क्या करना है, AP को इक्वल करना है AP के बराबर और ये BP को यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो OP है इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर हटाते हैं आप और बिंदु A से इस पे क्या डालते हैं, लंब डालते हैं और ऐसे ही बिंदु B से भी लंब डालते हैं इसके ऊपर। ये अब ये 90 का हो गया। अब देखिए जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब देखिए जिस पे कोण बनता है, अब ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होगा आपका, 90 के सामने वाला होता है कर्ण। अब जिस पे कोण बना हुआ है वो क्या हुआ आपका आधार। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे इसकी दूरी की बात करता हूँ, ये नाम देते हैं इसको m, जहाँ पे कट करता है और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने n। तो अब देखिए मैं करता क्या हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जो AP है लंब मैंने इसलिए डाला है ताकि जो AP है अब वो MP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। जब आप लंब डालेंगे तो AP जो है वो MP के बराबर हो जाएगा। तो AP इक्वल्स टू कितना आपका MP। अब देखिए जो MP है, जो M और P है ये दो भागों में डिवाइड है, एक तो आपका OP, एक तो हो गया क्या आपका OP और एक आपका क्या बन गया यहाँ पे OM। तो ये बन गया आपका OM। अब OP की वैल्यू आपको पता है और AP की पता है। AP कितना है आपका, यहाँ पर R1 है, OP कितना आपका R है और प्लस कितना है यहाँ पे OM है। अब यहाँ पर आपको आने के बाद हमें क्या चाहिए, OM की वैल्यू चाहिए। तो OM की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लेता हूँ, इस त्रिभुज का लेता हूँ OAMO को, यहाँ पे समकोण त्रिभुज AMO से। अब देखिए मुझे OM निकालना है तो, और L मुझे गिवन है, AM मुझे गिवन नहीं है, L मुझे गिवन है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये 90 के सामने वाला कर्ण हो जाता है और ये आधार। तो कर्ण और आधार किस में आता है, cos थीटा में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका cos थीटा, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें आपका OM आधार है और कर्ण कितना है आपका यहाँ पे L। तो OM की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे L cos थीटा। अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः जो R1 है, R1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये R है, R1 इक्वल्स टू R प्लस L cos थीटा। और यहां पर बना सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4। अब जिस तरह से मैंने R1 की वैल्यू निकाली है उसी तरह से मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू R2 की निकालनी है। तो मैं फर्स्ट पार्ट जो है उसको यहां से इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मुझे इस तरह, इसमें देखिए बेटा आपका जो अब इस बार जो BP है, BP बराबर किसके आपका NP के। अब जो NP है, अगर मैं NP को ऐसे लिखूँ कि पूरे OP में से मैं घटा दूँ अगर ON को, तो मेरा क्या बच जाएगा आपका NP हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है आपका BP। तो BP की वैल्यू क्या है आपकी R2, और R2 इक्वल टू कितना हो गया, R माइनस ON हो गया। अब ON की वैल्यू पहले से निकालनी है आपको, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BNO से। तो यहाँ से वापस से देखिए ये वाली दूरी मुझे निकालनी है, ये वाली मुझे पहले से पता है। तो 90 के सामने वाला कर्ण और ये क्या हो गया वापस आधार। तो यहाँ से वापस cos थीटा, और cos थीटा क्या बनेगा आपका ON अपॉन L, या ON की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी L cos थीटा। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अगले पोर्शन को भी हटा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो मेरी वैल्यू है, जब मैं जैसे मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे R2 इक्वल्स टू R माइनस L cos थीटा, और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर कितना आपका 5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम या समीकरण 3
4 व 5 से। अब सब की वैल्यू को उठा के आपको इसमें रख देना है। तो जैसे आप यहाँ पे रखते हैं तो v इक्वल्स टू k और q आपका बाहर। अब देखिए R1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे L प्लस ये L cos थीटा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और इसमें क्या है ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे R माइनस L cos थीटा और अपॉन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना, एक में R L प्लस cos थीटा और एक में क्या आ जाएगा R माइनस L cos थीटा। अब बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। अब यही मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है और अक्षय निरक्षर स्थिति में हम यहाँ पर इसकी डिस्कस बड़ी ही आराम से कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर, अब जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो k q, अब देखिए ऊपर कितना है r प्लस L cos थीटा, यहाँ पे माइनस बाहर है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस L cos थीटा। और नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी, जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो जाहिर सी बात है हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट सकता है तो यहाँ पे r से r आपका कट सकता है, तो यहाँ पर v इक्वल टू हमारा कितना बचा k और यहाँ पे q इंटू, अब देखिए यहाँ पे L cos थीटा प्लस L cos थीटा, तो यहाँ पे बन गया हमारा 2L cos थीटा। अब अपॉन में r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये चूंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण है P बराबर क्या होता है Q इंटू में 12 होता है, तो हमारा यहाँ पे V इक्वल्स टू K P बन गया और ये cos थीटा आपका एज इट इज cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी क्या बनी, एक यहाँ से इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन नंबर हम दे सकते हैं 6। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे मेन जो है हमारी बातें, अगर यहाँ पे हम कहें इफ यदि R जो है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, L से, यदि जो R है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, L से, तो हम क्या कर सकते हैं, जो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अब जैसे हम नगण्य मानेंगे इसका मतलब नगण्य हो गया, तो यहां पे क्या बचा आपका v इक्वल्स टू k p cos थीटा और अपॉन में आ गया यहाँ पे R स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आ गया, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की हमने क्या कर दिए, गणना। अब यहाँ पे क्या बना है, केस फर्स्ट, दो केस में लगाने हैं। नंबर 1 अक्षय स्थिति में, क्या करना है सबसे पहले, अक्षय स्थिति में, मतलब अगर हम अक्षय स्थिति में बात करते हैं तो ये जो थीटा है ये यहाँ ना होकर अगर इसके सीध में हुआ, कहीं पर विद्युत द्विध्रुव के सीध में होता है, इसका मतलब उस कंडीशन में जो थीटा का मान होगा वो होगा आपका 0 डिग्री और cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो उस कंडीशन में v इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, k p अपॉन r स्क्वायर, या k की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। केस नंबर 2, अगर हम केस 2 की यहाँ पे बात करते हैं, केस सेकंड, अगर केस सेकंड को हम क्या बोलते हैं, निरक्षय स्थिति बोल सकते हैं, निरक्षय स्थिति। निरक्षय स्थिति में जब हम निरक्षय स्थिति में बात करते हैं निरक्षय स्थिति, जब निरक्षय स्थिति में हम बात करते हैं तो बड़े ही आसानी से हम इसको कर सकते हैं कि जब निरक्षय स्थिति है कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर ना होगी, क्या है, पूरे इसके परपेंडिकुलर है, जो विद्युत द्विध्रुव है उसके परपेंडिकुलर है। अब जब विद्युत द्विध्रुव के परपेंडिकुलर है उस कंडीशन में थीटा इक्वल्स टू होता है आपका 90 डिग्री और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अब इसका मतलब v जो आपका निरक्षय स्थिति में जब बात करते हैं तो यहाँ पर जब वैल्यू में आप, जब इस वैल्यू में आप यहाँ पे क्या रखेंगे,
cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो विद्युत विभव का मान है वो क्या होता है 0 होता है, जबकि अक्षीय स्थिति में V बराबर K P/r² होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन है। अगर आपने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को किया हुआ है तो उसी के बेस पर बड़े ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, बड़े ही सॉलिड तरीके से करना है, क्योंकि आप इसको अगर प्रिपेयर करेंगे तो एक बार ये और रिपीट होगा अक्षर निरक्षीय स्थिति वाला, और ये होगा आपका चुंबक। जब चैप्टर आएगा मैग्नेट वाले में, मैग्नेटिज्म वाले में पहुंचेंगे तो वहां पर ये एक बार फिर से रिपीट होगा। तो अगर आपने इसको देख लिया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, गुड बाय।